नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पुस्तक क्षितिज के अध्याय 12 महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन का अध्ययन करेंगे। चलिए संक्षेप में हम सबसे पहले इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में सन 1864 में हुआ। इन्होंने कुछ समय तक रेलवे में नौकरी की थी। उसके बाद रेलवे से इस्तीफा दे दिया। 1903 से 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। सन 1938 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निधन हो गया। हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान सुधार काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जाता है। इनके प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। खड़ी बोली यानी जो खड़ी पाई पर लिखी जाती है। हिंदी भाषा है वो खड़ी पाई पर लिखी जाती है। हिंदी भाषा को ही खड़ी बोली कहा जाता है। शिक्षा के कुतर्कों का खंडन निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। फिर बाद में इसका नाम स्त्री शिक्षा के कुतर्कों का खंडन नाम से महिला मोद जो निबंध संग्रह उसमें इसको रखा गया। चलिए पढ़ते हैं निबंध। बड़े शौक की बात है कि आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण मानते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचित हैं और जिनका पैसा यानी काम कुशिक्षितों को यानी अनपढ़ लोगों को सुशिक्षित करना और कुमार्गगामी यानी जो अपने मार्ग से भटक गए हैं उनको सही मार्ग पर लेकर आना, अधार्मिक को धर्म तत्व समझाना। अब ऐसे ही लोग यानी जो लोग खुद शिक्षा देने वाले हैं वे लोग स्त्रियों को पढ़ाने के विषय में क्या कहते हैं। उनका कहना है कि अगर स्त्री पढ़ेगी तो उससे घर का जो सुख है उसका नाश हो जाएगा। अब ऐसे ही लोग जो स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं वो क्या तर्क देते हैं, सुनिए कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से ऐपड़ों की भाषा में बातें कराई गई है। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। दूसरा है स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा से में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। तिस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम है। तीसरा है जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह ऐपड़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, ऐपड़ गवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। ऐपड़ यानी अनपढ़ों की भाषा पढ़ाना। यानी जो लोग स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं वो यही दलील देते हैं कि पुराण आदि में स्त्रियों को पढ़ाने की कोई नियमबद्ध प्रणाली नहीं है। यानी शकुंतला जैसी स्त्रियां जो बात कहती हैं वो उनके अनपढ़ भाषा है। और कई लोग हैं वो कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है क्योंकि शकुंतला ने दुष्यंत से कटु वाक्य कहे थे। यानी वह अगर अनपढ़ होती तो ऐसा दुस्साहस नहीं करती। अब आगे लेखक है वो ऐसी दलीलें देने वाले लोगों को समझाते हुए आगे बता रहे हैं कि इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। तथापि हम दो चार बात लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके ऐपड़ होने का प्रमाण नहीं है। उस समय क्या होता था, जो नाटक लिखे गए थे पहले के कवियों द्वारा उसमें स्त्रियां हैं वो प्राकृत भाषा में बोली हुई दिखाई गई है। तो प्राकृत होना अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न ऐपढ़ होने का सबूत है और न ही गवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरितमानस की
स्त्रियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गवारी संस्कृत थी? यानी यहाँ लेखक का कहने का मतलब है कि उत्तर रामचरितमानस में जो वेदांतवादी स्त्रियां थी वो संस्कृत भाषा ही बोलती थी, तो उनकी भाषा को गवार संस्कृत नहीं कहा जा सकता। भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृति बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। यानी यहाँ लेखक का कहने का मतलब है कि जिस समाज में जो भाषा होती है कवि उसी भाषा में अपनी रचना को लिखता है ताकि सभी उसको पढ़ सके। जिस प्रकार भवभूति और कालिदास हैं उनके नाटक है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, क्योंकि उस समय का समस्त जो शिक्षित समुदाय है वो संस्कृत भाषा ही बोलता था। आगे लेखक कहते हैं कि इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों उपदेश देते थे? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित्र आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। लेखक यहाँ कहते हैं कि नाटकों में प्राकृत भाषा बोलना स्त्रियों का अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि जिस समय जो भाषा प्रचलित होती है उसी में नाटक लिखे जाते हैं। तो जब प्राकृत भाषा का चलन था उस समय बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, ताकि उन ग्रंथों को सर्वसाधारण यानी सभी लोग हैं वो पढ़ सके। और भगवान शाक्य मुनि और उनके जो चेले थे, उनके शिष्य थे, वो भी प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे ताकि सभी लोग उसको समझ सके। तो प्राकृत और त्रिपिटक जो बौद्धों का ग्रंथ है वो भी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो उस जमाने की जो सर्वसाधारण की भाषा थी वह प्राकृत थी। तो प्राकृत होना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिस प्रकार से जो गाथा, सप्तशती है, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित्र है, ये भी प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। और ठीक इसी तरह से आज जैसे हिंदी भाषा प्रचलित है तो अखबार है वो हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अखबार का संपादक करने वाला जो व्यक्ति है वो अनपढ़ और गंवार है, क्योंकि जो भाषा प्रचलित होती है उसी में लिखा जाता है तो उसको समस्त लोग हैं वो पढ़ सकते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। शोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह हिंदी, बंगला, मराठी आदि भाषा पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? यानी आज की प्राकृत भाषा क्या है? जैसे हिंदी है, बांग्ला है, ये भाषाएं आज की प्राकृत है। जिस समय आचार्यों ने नाटक शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया था। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य है, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र? बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराणों में उनके प्रगल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं।
यानी यहाँ लेखक का कहने का मतलब है कि हमें जब ये पता चलता है कि पहले के ज़माने में भी लोग विमान उड़ाते थे और जहाज चलाते थे, तब तो हमें खुशी होती है कि हमारे उस ज़माने में भी इस तरह की तकनीक है वो विद्यमान थी। लेकिन उस जमाने की पंडिताओं और विदुषी स्त्रियों के पुराण आदि ग्रंथों में नाम देख करके हमें इतनी खुशी नहीं होती है, और जो लोग स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं वो लोग हैं उन स्त्रियों को मूर्ख, ऐपड़ और गवार बताते हैं। आगे लेखक कहते हैं, इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। यानी हिंदू मानते हैं कि वेदों की रचना है वो ईश्वर द्वारा की गई है। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्वरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें कखहरा पढ़ाना भी पाप समझे। यानी लेखक का कहने का मतलब है, जो वेद ग्रंथ लिखे गए थे जिनको हम मानते हैं कि वो ईश्वर द्वारा लिखे गए हैं, और उन वेद मंत्रों के कुछ मंत्र जो हैं वो विश्वरा आदि जो विदुषी महिलाएं थी उन्होंने उन वेद मंत्रों की रचना की थी। तो लेखक कहता है कि जब ईश्वर वेद मंत्रों की रचना स्त्रियों से करवा सकता है तो हम उन्हें कखहरा यानी पढ़ाना पाप क्यों समझते हैं। शीला और विजा आदि कौन थी, वे स्त्री थी या नहीं, बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदरित हुई या नहीं, यानी उन्हें आदर मिला या नहीं, सारंग दरपत्ति में उनकी कविता के नमूने है या नहीं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उदत है वे क्या ऐपड़ थी। जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी। कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा, और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन। यानी शीला और विजा जो विदुषी स्त्रियां थी, सारंगधर पत्ती में उनकी कविता के नमूने हैं, और पुरुष विद्वान जो कवि थे उन्होंने उनका आदर भी किया। और बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक है उसके थेरी गाथा में बहुत सारी स्त्रियों की पद्य रचनाएं उदत है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उस समय पढ़ने लिखने की चाल न थी और स्त्रियां हैं वो अनपढ़ थी। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सह धर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे, गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। यानी अत्रि की जो पत्नी थी उन्होंने पत्नी धर्म पर व्याख्यान दिया था, जिसको सुन करके सभी लोग हैं वो बहुत खुश हुए थे। और गार्गी है उन्होंने बड़े बड़े जो विद्वान थे उनको अपने ज्ञान द्वारा हराया था। मंडन मिश्र की जो पत्नी थी उन्होंने शंकराचार्य को अपने विद्वता द्वारा हराया था। इससे अधिक भयंकर बात और क्या होगी। यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, न वे पढ़ती और न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यानी वे इतनी विद्वान थी कि उन्होंने अपनी विद्वता द्वारा पुरुषों को हरा दिया। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है, समझे। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। ऐसी दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को ऐपड़ रखकर भारत का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। यानी ऐसे लोग हैं वो स्त्रियों को पढ़ाना तो जहर के समान मानते हैं और पुरुषों को पढ़ाना अमृत के समान मानते हैं। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है, अतः पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं। तो चलिए स्त्रियों को ऐपड़ रहने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियां ऐपड़ थी और उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मिणी हरण की कथा है
किसमें है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय, जिसमें रुक्मिणी हरण की कथा है। और रुक्मिणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गवारपन का सूचक नहीं। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राकालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। यानी जो लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो जैसे श्रीमद् भागवत है वो तो बहुत पुराना ग्रंथ है, तो उसमें रुक्मिणी द्वारा जो पत्र श्री कृष्ण को लिखा गया था वह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो इसका मतलब उस जमाने में भी स्त्रियां हैं वो पढ़ती थी। और पुराण आदि जो रचनाएं हैं उसमें भी स्त्रियों के पढ़ने लिखने की चर्चा होती है। तो ऐसे लोग अगर ये कहते हैं कि उस जमाने में स्त्रियां नहीं पढ़ी लिखी होती थी तो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा ही का परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथितों और ग्रहग्रस्तों के सिवाय ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। यानी यहाँ लेखक का कहने का मतलब है कि जो लोग मानते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाते हैं तो ग्रह सुख का नाश होता है, तो वे पूछते हैं कि क्या पुरुषों को पढ़ाने से कोई दुष्परिणाम नहीं होता है। यानी पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो अनपढ़ लोग हैं, वो बम बनाने, गोले फेंकने और लोग नरहत्या करते हैं और डाके भी डालते हैं, चोरियां भी करते हैं, क्या वे पढ़े लिखे नहीं होते? और ऐसे लोग पढ़े लिखे भी होते हैं और अनपढ़ भी होते हैं। कि अगर पढ़े लिखे का ही परिणाम है कि पढ़ लिख लेते हैं तो इस तरह के कार्य करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पुरुषों को भी नहीं पढ़ाना चाहिए और सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। आगे वे कहते हैं कि शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि आर्य पुरुष शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गई। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते हैं, यानी थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं रखते हैं। शकुंतला के साथ दुष्यंत है वो गंधर्व विवाह करते हैं। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? जब एक दूसरे को माला पहनाकर जो विवाह किया जाता है उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। तो एक दूसरे से विवाह कर लेते थे, लेकिन बाद में दुष्यंत है वो उस विवाह को भूल जाते हैं और शकुंतला को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसा करने पर शकुंतला को क्या करना चाहिए? यानी क्या वो ये कहती कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो मेरे साथ विवाह करके मुकर गए? लेकिन उस समय शकुंतला ने जो कटु वाक्य कहे थे वो उसने सही कहे थे, उसने गलत नहीं कहे थे। आगे लेखक कहते हैं कि सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया, उसी ने परित्यक्ता होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा है, सुनिए। वाचस्तवया मद्वचनात् स राजा वहो विशुधामति यत्समक्षम माँ लोकवाद श्रवणादहासी श्रुतस्य तत्क्वि सदृश्यम कुलस्य। यानी वो क्या कहती है कि लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। यानी मैं पवित्र हूँ, ये बात मैंने साबित कर दी थी आग में कूद करके। तिस पर भी यानी उस पर भी लोगों के मुंह से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है?
अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता यह महता को शोभा देने वाली है। यानी ये लक्ष्मण के माध्यम से सीता है वो राम से कहती है। तो जब राम ने सीता को त्याग दिया था उस समय सीता का इस तरह से कहना क्या वो गलत था? यानी वह गलत नहीं थी। इसका मतलब यह है कि अन्याय के विरुद्ध लड़ना, यानी पढ़ी लिखी स्त्री है अगर वो अन्याय के विरुद्ध लड़ती है तो उसको ये नहीं कह सकते कि वो गृह सुख का नाश कर रही है। सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है, राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा। यह उक्ति न किसी गवार स्त्री की है किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की। नृपस्य वर्णाश्रम पालम यत स एवं धर्मो मनुना परिणत। सीता की धर्म शास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है कि सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अष्टैव मन्युर्भर्त्राग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। यानी सीता का जब राम ने परित्याग कर दिया था तो जो महर्षि वाल्मीकि हैं उनको भी बहुत गुस्सा आया था। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वदा स्वाभाविक है। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गवारपन का और न ही अकुलीनता का। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, ऐपड़ों और पढ़े लिखों दोनों से होते हैं। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। यानी यहाँ लेख कहने का मतलब ये है कि अनर्थ जो होता है, जो गलत काम होता है, वो पढ़े लिखे व्यक्तियों से भी होता है और अनपढ़ लोगों से भी होता है, और वह स्त्रियों से भी होता है और पुरुषों से भी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो और अगर कोई अनर्थ करने वाला व्यक्ति है तो उसके चाल चलन को उसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये बुरा व्यक्ति है या ये बुरी स्त्री है। तो सब इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बुरे होते हैं। तो हमें स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ाने की मुमानियत थी, मुमानियत यानी मनाही, या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते हैं, अभिज्ञता यानी जानकारी, या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। अपकार यानी अहित, यानी जो लोग स्त्रियों को निरक्षर रखना चाहते हैं, अनपढ़ रखना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो समाज का ही अहित कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक स्त्री पढ़ी लिखी होती है तो इसका मतलब पूरा समाज है वो पढ़ लिख जाता है, और स्त्री है वो अपना ज्ञान स्वयं तक नहीं रखती है, वो अपनी संतान को देती है। तो इस तरह से एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। आगे लेखक क्या कहते हैं, शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाए? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ तक देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष नहीं है, वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। यानी जो लोग ये कहते हैं कि खुद पढ़ने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्त्रियों को पढ़ाना
से अनर्थ होता है और स्त्रियों को पढ़ाने से उनमें अभिमान आ जाता है और स्त्रियों को पढ़ाने से गृह सुख का नाश होता है। तो ऐसे लोग जो ऐसी इस तरह की बातें करते हैं तो वो स्वल्लाने मिथ्या अर्थात झूठ है। यानी आप जिस तरीके से स्त्री को जितना पढ़ाना चाहते हो, घर में पढ़ाना चाहते हो या स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, आप पढ़ाओ, लेकिन इसके विषय में विचार जरूर करो कि हमें स्त्रियों को किस तरह की शिक्षा देनी है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।